यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, उत्तर मांगे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। उत्तर मांगे प्रदेश में आज हम बात करेंगे यूपी के विधान परिषद चुनाव की, जिसमें 5 स्नातक और 6 शिक्षक कोटे की कुल 11 सीटों पर मतदान हुआ। शिक्षक एमएलसी चुनाव के परिणामों ने भाजपा को सियासत का पहलवान घोषित कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा ने पहली बार शिक्षक एमएलसी का चुनाव लड़ा और 6 सीटों में से 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, जिसमें 3 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, तो वहीं समाजवादी पार्टी के 1 और 2 निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है। ऐसे में भाजपा अपनी परफॉर्मेंस पर गदगद जरूर है, तो वहीं विपक्ष को मंथन की जरूरत है। एमएलसी शिक्षक चुनाव के नतीजों का ऐलान। चुनाव नतीजों से भाजपा बनी पहलवान। पहली बार भाजपा ने लड़ा चुनाव। एमएलसी शिक्षक की 4 में से 3 सीटों पर जीत। सपा को 1 सीट पर करना पड़ा संतोष। 2 सीटों पर जीते निर्दलीय प्रत्याशी। एमएलसी चुनाव में भी छा गए सीएम योगी। स्नातक एमएलसी चुनाव के नतीजों का इंतजार। जीत के बाद भाजपा का विपक्ष पर प्रहार। विपक्ष में हार पर मंथन नहीं, हाहाकार। 2022 के रण में किसका होगा बेड़ा पार? उत्तर मांगे प्रदेश। तो देखिए किस तरीके से जो नतीजे आ रहे हैं, चाहे वो एमएलसी चुनाव के नतीजे कह लीजिए, चाहे उपचुनाव के नतीजे कह लीजिए, उनसे भाजपा जरूर गदगद है और विपक्ष को मंथन की जरूरत है। आज इन्हीं तमाम बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आलोक अवस्थी प्रवक्ता भाजपा हमारे साथ हैं, इसके साथ ही साथ सपा से शालिनी यादव हमारे साथ हैं, उमाशंकर पांडे प्रवक्ता कांग्रेस और अजमल खान प्रवक्ता एआईएमआईएम भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। आलोक जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी और आपको सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं एक के बाद एक, वाकई में आप गदगद होंगे और 2022 को लेकर निश्चिंत होंगे। ये नतीजे जनता के विश्वास का नतीजा है, का कारण है, और उसके पीछे बड़े कारण हैं, क्योंकि हमने गरीब जनता के लिए कार्य किया, आखिरी छोर में बैठे हुए व्यक्ति के लिए कार्य किया और उस तक अपनी उपलब्धियों को पहुंचाया, उसको लाभान्वित किया। एक लाभार्थियों की एक नई श्रृंखला बनाई है, जो कि हमारे वोटर के ऊपर परिणित हुए। 70% का रिजल्ट हम लेके चल रहे। इसके पहले भी आपने देखा होगा उपचुनाव हुए थे, 7 में से 6 सीटें में भाजपा जीती थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो व्यक्तित्व निखर के आया है। इस चुनाव से पहले लोग कहते थे कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं हुआ विधानसभा का, लेकिन आज उन सबकी बोलती बंद करी है योगी आदित्यनाथ जी ने। हम लगातार उपचुनाव जीतते जा रहे हैं। हम कभी भी शिक्षक चुनाव नहीं लड़े थे। 4 कैंडिडेट में हमने 3 सीटों पे हमने जीत हासिल की। हमने 4 कैंडिडेट लड़ाए थे, यानी कि 70% का आंकड़ा हमने यहाँ पे भी पार किया है हमारी लड़ाई में सीटों का। तो इसके पीछे बड़ा कारण है कि हमारा एक बेदाग नेतृत्व है, एक सफल नेतृत्व है, एक ईमानदार नेतृत्व है और एक गरीब कल्याण की जो प्रतिमूर्ति है योगी आदित्यनाथ के रूप में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में, ये उसका परिणाम है। खंड संरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में से हम 6 सीटों में से 3 जीते हैं, जबकि 4 में हमने लड़ाई करी थी। इसका एक बड़ा कारण है, हमने वित्त विहीन शिक्षकों को उनको अधिकार दिया। वित्त विहीन शिक्षकों को पहली बार मताधिकार का उनको जो है मौका मिला। इससे पहले उनको कोई गिनता नहीं था, हमने उनको जो है सिर आंखों पे बैठाया। 10,746 माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती करी, 116 नए माध्यमिक विद्यालय खोले, ये उसका परिणाम है। साथ ही साथ कोरोना जैसे महामारी संकट में हमने ये तय किया था किसी भी शिक्षक को हम बेरोजगार नहीं होने देंगे। हमने विद्यालयों पे भी अपना दबाव बना के रखा, सबको समय से उनको भुगतान मिल सके इसका प्रबंध किया। इसका भी नतीजा हमको ये मिला है। तो सीधी सी बात यह है कि हम अपने को जनता से जोड़ने में सफल रहे हैं और विपक्ष का बिल्कुल। देखिए चुनाव के नतीजे आपके पक्ष में हैं और आपके चेहरे की जो खुशी है आलोक जी, वो बताने के लिए काफी है कि 2022 को लेकर आप काफी आश्वस्त हैं। लेकिन ऐसे में विपक्ष की क्या तैयारी है और विपक्ष नतीजों को लेकर क्या सोचता है, ये जान लेना भी बहुत जरूरी है। अजमल खान साहब हमारे साथ हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता। अजमल खान साहब, आप सुन रहे हैं, आलोक अवस्थी साहब तो फुल कॉन्फिडेंस में हैं और होना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरीके के
नतीजे आए हैं उसने दिखा दिया कि जनता को अभी योगी सरकार के कामकाज पर विश्वास हो रहा है। शिक्षकों को लेकर जरूर कहा जा रहा था कि नाराजगी है, लेकिन वो नाराजगी नजर नहीं आई। देखिए, इलेक्शन में जब रिजल्ट आते हैं, जिस भी पार्टी के फेवर में आते हैं तो उनका विश्वास बढ़ना निश्चित है। अब रिजल्ट जो हुए हैं वो उनके फेवर में आए हैं। वो 4 सीटों पर लड़े थे, 3 सीट जीते हैं, टोटल 6 सीटों पे। हालांकि यहाँ रूलिंग पार्टी है, उन्हें सभी सीटों पे लड़ना चाहिए था, वो उनका अपना इशू है। लेकिन आज का जो रिजल्ट है वो उनके फेवर में है। तो अगर उनके विश्वास में बढ़ोतरी हो रही तो कोई ऐसी नई बात नहीं, होना भी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों की क्या भूमिका है, विपक्ष की क्या भूमिका है, इस पर भी मंथन बहुत जरूरी है। शालिनी यादव सपा नेता हमारे साथ जुड़ गई हैं, इसके साथ ही साथ उमाशंकर पांडे प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। शालिनी जी, ये जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं और जिस तरीके से प्रचार प्रसार विपक्ष कर रहा है, लगातार सरकार पर हमलावर है, नीतियों को लेकर सवाल है, जनता के भीतर कोई सवाल मुझे नहीं लगता कि नजर आ रहा है, क्योंकि नतीजे लगातार विपक्ष के पक्ष में, सरकार के पक्ष में जा रहे हैं। आप इसको किस तरीके से सरकार के पक्ष में कह रही हैं, ये जरा इसको समझना होगा। क्योंकि जहां तक नतीजों की बात आप कहें अगर, तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र से तो शिक्षक के उसमें पूरी उनकी हार हुई है, और स्नातक में भी हम लोग बस अभी अनाउंस ही नहीं हुआ है, हम उसको जीतने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा संदेश है यहाँ से। और जहां तक बात है मुख्यमंत्री के गृह गोरखपुर से भी भाजपा की हार हुई है, फैजाबाद से उनकी हार हुई है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये नतीजे मेरे ख्याल से साफ साफ से एक संदेश हैं कि जो मुख्य आपकी महत्वपूर्ण आपकी जो सीटें थी प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की, वो आप हार चुके हैं। और जिससे साफ साफ आज का जो शिक्षित हमारा वर्ग है, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वह स्नातक है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उसने साफ साफ से आपकी इस प्रलोभन और आपकी इस जो आपकी राजनीति है, ठीक है, पॉम्प एंड शो की, उसको साफ साफ से ठुकराने का कार्य किया है। बिल्कुल शालिनी जी, लेकिन जिस तरीके के नतीजे हैं, देखिए पहली बार एमएलसी शिक्षक चुनाव लड़ा भाजपा ने, 4 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, 3 सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज कर ली। तो क्यों ना वो कॉन्फिडेंट हो, क्यों ना वो खुश हो कि उनकी नीतियों पर जो शिक्षक हैं वो भी मुहर लगा रहे हैं। बात रही वाराणसी और गोरखपुर की, तो आलोक जी जवाब देंगे उस पर। देखिए, जहां तक आपके जो ये जीत और ये आंकड़ों की बात है, तो नंबर्स महत्वपूर्ण नहीं है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जहां से जुड़े हैं, वहां से क्या संदेश गया है, महत्वपूर्ण वो है। और ये शिक्षित समाज ने ये संदेश दिया है, मुझे लगता है जो काफी है कि जो आज माहौल है वो आज उतर के सामने दिखाई दे रहा है कि इनकी जो प्रलोभन की राजनीति है उसको अब एक मैं तो कहूंगी कि इस हार को, गोरखपुर और बनारस से इस हार को देखते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ मुख्यमंत्री, ठीक है, आलोक जी से इस बात का जवाब लेंगे शालिनी जी। नैतिकता बची ठीक है, तो क्योंकि आपको नंबरों से मतलब नहीं है, आप सिर्फ 2 सीटों पर फोकस्ड हैं, गोरखपुर और वाराणसी। यहां पर क्या चूक हो गई भाजपा से, इसका जवाब आलोक जी जरूर देंगे। लेकिन उमाशंकर पांडे जी भी मेरे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं, उनका मत भी हम जान लेते हैं। उमाशंकर जी, देखिए भाजपा तो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, विपक्ष की क्या भूमिका, कांग्रेस की क्या भूमिका यहां पर आपको नजर आ रही है, क्योंकि 2022 अब बेहद करीब है। देखिए, निश्चित रूप से आप सही कह रही हैं। और प्रश्न ये है कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में शिक्षक पर तो खैर कांग्रेस पार्टी लड़ी नहीं थी, स्नातक के रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन ये निश्चित रूप से एक गंभीर प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के सामने जरूर खड़ा होता है कि शिक्षक के सीट पर भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जो हार हुई है, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वहां के पढ़े लिखे तबके ने इनको नकारा है। यानी कि पढ़े लिखे तबके ने, खास करके शिक्षक वर्ग ने ये आईना दिखाने का काम किया है कि आपने जितने वादे और दावे किए उन सब में आप फेल हैं, इसलिए हम आपको नकार। दूसरी बात दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री जी ने अभी बनारस गए थे और उन्होंने तमाम तरीके के प्रदर्शन किए थे, वो पूरे देश ने देखा था। इसके बावजूद वो सीट हार जाने का मतलब क्या है? मुख्यमंत्री जी पूरे देश में, यहाँ तक कि तेलंगाना में जाके नगर पालिका के चुनाव में भी
चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपने गृह क्षेत्र की सीट अगर हार जाते हैं तो ये फिर मुख्यमंत्री जी को इस पे सोचना चाहिए कि उनके क्रियाकलापों पर उनके ही क्षेत्र की जनता उनसे नाराज है। ठीक है उमाशंकर जी, देखिए वो 2 सीट को लेकर ही आप बैठे हुए हैं, लेकिन बाकी जो आंकड़े हैं उन पर भी तो जवाब देना होगा। आप जीत को कैसे खारिज कर सकते हैं? आलोक जी के चेहरे पर आप खुशी देख लीजिए, आप ही के सहयोगी हैं, चेहरे पर उनके जो ये मुस्कुराहट है जीत की, वो साफ बता रही है कि वो कितने कॉन्फिडेंट है। बहरहाल आपने एक ऐसा सवाल उठाया है जिसका जवाब जनता भी जानना चाहेगी। हाँ। इतना जो मुस्कुरा रहे प्राची गम है जिसको छिपा रहे हो। ठीक है आलोक जी बता दीजिए, इस मुस्कुराहट के पीछे गम है या कॉन्फिडेंस है? क्योंकि आपके जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं इस देश के, वहीं पर आप लोग हार जा रहे हैं, गोरखपुर की सीट हार जा रहे हैं, वाराणसी की सीट हार जा रहे हैं, तो विपक्ष इस पर सवाल दाग रहा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हम 4 सीटें लड़े हैं और 4 सीटों में से 3 सीटें जीते हैं, यानी कि 70% चुनाव जीते हैं। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक अच्छी बात कही कि पढ़े लिखे लोगों ने भाजपा को नकार दिया। हम 4 में से 3 सीटें जीतते हैं तो हम नकार दिए जाते हैं और ये इनका खाता भी नहीं खुलता है, टुकड़ा साफ है इनका, और ये उसको अपने उपलब्धि बताते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इनके हारे हुए नेता को, इनके हारे हुए, अरे आपकी हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की, इसलिए आप नहीं लड़े, आपने लड़ने का नहीं, हम लड़े हैं इस नाते, इसके पहले भी देखेंगे आपको। तो इसके पहले आप मुझे पांडे जी बोलने दीजिए, आप बड़े बड़े सभी व्यक्ति है, मुझे लगता है कि आप मेरी बात सुनना चाहेंगे। और जो आप इनके नेतृत्व को पूरी तरह देश में नकार दिया गया, सारे चुनावों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता जा रहा है, इसको ये अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है, इसको अपनी उपलब्धि मानते रहे, क्योंकि इनका नेता फेल हो चुके हैं। आप AIMM के गढ़ पे देख लीजिए, हैदराबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर पहले 2016 के चुनाव में थी, आज 10 गुना बढ़कर के 40 सीटों पे हम आगे चल रहे हैं। कांग्रेस 116 सीटें लड़ी थी और 4 सीटों में मात्र जो है सीमित रह गई है। ये कांग्रेस के नेतृत्व का और नेता का वहां के प्रभाव आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, कहां भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और कहां कांग्रेस खड़ी है। 2 ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नेताओं की उपलब्धि क्या है ये जनता ने बता दिया है। ठीक है आलोक जी देखिए, ये हैदराबाद में क्या हो रहा है, हैदराबाद में क्या हो रहा है, देश के बाकी हिस्सों में क्या हो रहा है, बिल्कुल उमाशंकर जी आप ही के पास आऊंगी, उस पर जवाब जरूर उमाशंकर जी देंगे, लेकिन देखिए मुझे आलोक नाम लिख दीजिए जी, बिल्कुल अभी उसे हम करेक्ट करवा देते हैं आलोक जी। लेकिन सवाल तो वहीं पर अभी भी अड़ा हुआ है, जैसा कि शालिनी जी ने कहा, उमाशंकर जी ने कहा कि आपके जो ऐसे गढ़ हैं गोरखपुर और वाराणसी, वहां पर आप सीट नहीं निकाल पा रहे हैं। हाँ, आंकड़े आपके फेवर में जरूर हैं, इसका जवाब दीजिए। हमने वहां पर चुनाव नहीं लड़ा, हमने जो है 1 सीट पर चुनाव नहीं लड़ा। हाँ ठीक है, 1 सीट हम हारे हैं, चुनाव में हार जीत रहती है, लेकिन आप ओवरऑल परसेप्शन अगर देखेंगे प्रदेश के अंदर हम लगातार सीटें जीतते आ रहे हैं। 70% से अधिक जो है हमारा जो है जितने उमाशंकर जी आप अपना जवाब दीजिए सर, फिर उसके बाद शालिनी जी के पास जाऊंगी, अजमल खान साहब के पास भी जाऊंगी। उमाशंकर जी देखिए, कॉन्फिडेंस उनका किस कदर है आप देख सकते हैं, और होना लाजमी भी है क्योंकि लगातार जीत मिल रही है। हालांकि इस जीत को विपक्ष नहीं स्वीकार रहा है, मंथन की जरूरत विपक्ष को है, लेकिन फिलहाल बीजेपी पर ज्यादा केंद्रित है। आप जरा इस बात का जवाब दीजिए जो आलोक जी सवाल आपसे पूछ रहे थे। महत्वपूर्ण बात जो है कि TRS हो या AIMIM हो या भारतीय जनता पार्टी, तीनों मिलकर वहां पे चुनाव लड़ रहे थे। इनकी पर्दे के पीछे की जो स्क्रिप्ट राइटिंग थी वो वहां पे चल रहा था, और ये जान के ये कोई आज का गठबंधन नहीं है, ये आजादी के पहले का इनका गठबंधन है। तब ये AIMIM नहीं होता था, ऑल इंडिया तो हमने जुड़वाया बाद में, जब इनके ऊपर बैन था उसी समय उनके ऊपर भी बैन था। 1948 से हमने उनके ऊपर बैन कर रखा था, देश विरोधी गतिविधियों पर। RSS के ऊपर भी उसी समय बैन था, और बाद में इन्होंने RSS ने कहा कि हम तिरंगे का सम्मान करेंगे, संविधान का सम्मान करेंगे। इसी शर्त पर RSS का बैन हटा था, और इसी बात पर मजलिस का जो है AIMIM जो ऑल इंडिया पहले नहीं था वो जोड़ना पड़ा उनको, ऑल इंडिया उसमें उनको जोड़ना पड़ा। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन में ऑल इंडिया पहले नहीं था, वो जोड़ना पड़ा उनको।
तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप देखिए जहां जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर ठीक है उमाशंकर जी और आलोक जी, मैं आप दोनों को याद दिला दूं कि मैं हैदराबाद के चुनाव पर चर्चा नहीं कर रही हूं, मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव पर चर्चा कर रही हूं। हालांकि आप दोनों उधर की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं क्योंकि वहां पर शायद जवाब देना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना ज्यादा आसान है। शालिनी जी, अब आपसे मेरा सवाल यही है, देखिए बीजेपी तो ये कहेगी कि ये या तो हार को आप पचा नहीं पा रहे हैं या फिर बीजेपी की जीत की बौखलाहट है, इसीलिए आप 2 सीटों को लेकर बैठे हैं जिसमें से एक पर भाजपा चुनाव नहीं लड़ी। आलोक जी खुद ये कह रहे हैं। देखिए, बात उन 2 सीटों की नहीं है, बात उस महत्वपूर्ण चेहरों की है जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी जो शिक्षक के 5 चुनाव हुए हैं, स्नातक के जो 5 चुनाव हुए हैं प्रदेश में, उसमें से 3 में हम लोग आगे चल रहे हैं। अभी वो रिजल्ट आने हैं, तो इसलिए वो जो कॉन्फिडेंस है जो भाजपा के लोगों का, मुझे लगता है उसको थोड़ा संयम रखना चाहिए अभी, क्योंकि जो संदेश गया है, आप सब पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से जिस दिन चुनाव था उसके एक दिन पहले ही बनारस में प्रधानमंत्री जी ने आकर जिस तरीके से सांस्कृतिक मनोरंजन किया था, जो लेकिन और जो बड़े बड़े उल्लंघन करके चुनाव आयोग का बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे, वो एक बड़ा संदेश था। लेकिन उसको आज के प्रदेश के जो युवा और शिक्षित समाज है उसने उसको नकारा है, ठुकराया है और यहाँ से एक संदेश दिया है कि अब प्रधानमंत्री जी को ये सांस्कृतिक मनोरंजन छोड़ करके वो असल मुद्दों पर बात करनी चाहिए। छोटा सा रिएक्शन आलोक जी को देने दीजिए शालिनी जी, फिर मैं एक और खबर का रुख करूंगी और फिर आपसे सवाल पूछूंगी। वेतन मिलना चाहिए। हाँ, मैं प्राची जी, मैं इस पे बड़ी मुझे सख्त आपत्ति है। सांस्कृतिक मनोरंजन, देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को सांस्कृतिक मनोरंजन की परिभाषा पार्टी दे रही है, उसका नतीजा सही है कि उनको 1/6 सीटों पे हाशिए पे पहुंचा दिया जनता ने। आज वो उनका नेतृत्व फेल हो चुका है। वो 7 सीटों में चुनाव लड़ी थी, उपचुनाव लड़ी थी, 1 सीट वहां भी पाई। आज शिक्षक संघ में फेल हो गया होता तो आज प्रधानमंत्री की सीट पर ये हाल ऐसा इस बाकी सीटों पर भी शालिनी जी जवाब देना होगा। देखिए प्रधानमंत्री की सीट पर जवाब देंगे आलोक जी, लेकिन बाकी सीटों पर शालिनी जी आपको जवाब देना होगा। आलोक जी, शालिनी जी आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि एक खबर जरा दर्शकों को दिखा दें, वो जीतने जा रहे हैं। एक खबर जरा दर्शकों को दिखा दें, फिर आपसे उस पर भी जवाब लेंगे। देखिए विपक्ष का हार पर मंथन नहीं, हाहाकार हो रहा है और ये हम क्यों कह रहे हैं उसे समझाने के लिए आपको वाराणसी से आई एक तस्वीर दिखा देते हैं। दरअसल यहां एमएलसी चुनाव की मतगणना में धांधली का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी के लोग धरने पर बैठ गए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पश्चिमी गेट पर भारी तादाद में इकट्ठा होकर चुनाव आयोग के खिलाफ नारे लगाने लगे। हालांकि बाद में उन्होंने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वाराणसी से एक तस्वीर आप देख रहे हैं और झांसी से भी ऐसी ही तस्वीर आई है। झांसी में तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने ही धांधली का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया। हंगामा कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मौके पर मौजूद भाजपा विधायक ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए धरना देना वहां पर शुरू कर दिया। यानी एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जो हैं वो धरना देने लगे और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, तो वहीं झांसी से भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। तो देखिए तस्वीरें क्या कहती हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे और सवाल जरूर पूछेंगे सपा से भी और भाजपा से भी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो एमएलसी चुनाव को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि पहली बार एमएलसी शिक्षक चुनाव में भाजपा ने अपने कैंडिडेट्स उतारे और यहां पर जीत हासिल की है 4 में से 3 सीटों पर। इसी पर चर्चा कर रहे हैं, खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आलोक अवस्थी जी आपके पास आऊंगी क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले कुछ तस्वीरें हमने दिखाई थी। एक तरफ वाराणसी में सपा कार्यकर्ता हंगामा कर रहे थे तो झांसी में आपके कार्यकर्ता हंगामा कर रहे थे। देखिए अगर मैं सपा को लेकर सवाल पूछूं तो आप सीधा कह देंगे हार की बौखलाहट है, विपक्ष इसी तरीके से हंगामा करता है। आपको किस बात की बौखलाहट थी, आपको किस बात की नाराजगी थी? रिक्लेम कर दीजिए, हंगामा करने की क्या जरूरत है आलोक जी? देखिए चुनावों में कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है राजनीतिक दलों को, और उस समय कार्यकर्ताओं का आक्रोश स्वाभाविक रहता है, लेकिन किसी से कोई अभद्रता नहीं की गई है। अपनी मांग करनी गई शांतिपूर्ण
ढंग से उसको हंगामा कह करके प्रचारित आप कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी मांग करना मैं राजनीतिक दलों को बुरा नहीं मानता। आलोक जी, मैं कुछ नहीं कह रही, तस्वीरें बता रही हैं। मैं कुछ नहीं कह रही आलोक जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ, तस्वीरें कह रही हैं। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, हमारे कार्यकर्ताओं की इस तरह की भूमिका नहीं रहती है, और अगर इसमें कुछ कहीं पे कोई बात होगी तो पार्टी पता करेगी, इस मामले में निर्णय लेगी। ठीक है, आपने तो बहुत आसानी से कह दिया, मेरे पास वक्त की कमी है। एक छोटा सा रिएक्शन मैं शालिनी जी से लेना चाहूंगी। शालिनी जी, वक्त की कमी है, छोटा सा रिएक्शन आप भी दे दीजिए कि वाराणसी में ऐसा क्यों हुआ कि सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए? ऐसा क्यों होता है चुनावों में? ये इसलिए हुआ था कि देखिए, जिस समय काउंटिंग शुरू हुई थी तो एक मतपेटी जो थी उसकी सील टूटी हुई थी, और जैसे ये सूचना कार्यकर्ताओं को मिली तो उन लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन करके वहां पर हम बैठे थे, और हमारी मांग थी कि हमारे प्रत्याशी जो अंदर हैं वो आ करके हमें संतुष्ट करें कि हाँ, अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। शासन प्रशासन से यही मांग हमने की थी, और जैसे ही उन्होंने चुनावों में अक्सर ये देखने को मिलता है कि अगर पक्ष में नतीजे आ जाएं तो बहुत अच्छा, और अगर पक्ष में नतीजे ना आए तो फिर धांधली का आरोप लगाने लगते हैं, चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल यही है कि भाजपा जिसे कॉन्फिडेंस समझ रही है, भाजपा जिसे जीत समझ रही है, कि अब वाकई में 2022 की वो झलक है, और क्या यहाँ पर विपक्ष को मंथन की जरूरत है? छोटा सा ब्रेक, चलो।